ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 15वीं कड़ी, बढ़ते तापमान का इतिहास। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकले, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। अरे सुनिए, अरे आप लोग सब सुनिए तो सही। एक मिनट चुप रहिए ना। क्या एक एक करके बात करिए? ऐसे नहीं सुन सकते हम। हाँ। अरे हुजूर, ये तीसरा सप्ताह है और आपका प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाया। अरे साहिब, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम सभी भूख से मर जाएं। अरे कैसी सच्ची कह रहे हो भैया। आप नींद से कब जागोगे साहिब? का देख नहीं सकते हो आप कि कीट कैसे बर्बादी फैला रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब तो भूखों मर जाएंगे। अरे भाई, आप लोग शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। मैं इस स्थिति को हल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ साहब, हाँ, हम सब देख रहे हैं कि आप क्या कोशिश कर रहे हैं। आप बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। हाँ। अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो तुम लोग? अरे कीटों के हमले में कोई कमी नहीं है। हर सुबह मैं उन्हें अपने खेत में पहले दिन की तुलना में कहीं अधिक संख्या में पाता हूँ। वो बस हमारे खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। अरे कृपया मेरी बात समझने की कोशिश करें आप सब। मैं एक कीट विज्ञानी नहीं हूँ। मैं ये नहीं समझा सकता कि इस साल कीट का हमला इतना गंभीर क्यों है। कीट वैज्ञानिक मतलब क्या है साहब आपका? हाँ। आपको लगता है कि आप यहाँ किसानों को मूर्ख बना सकते हैं? हाँ। क्योंकि वो आपके जैसे शिक्षित तो है नहीं। यही कारण है कि आप इन्हें कठिन शब्दों में उलझा रहे हो बस। हाँ। अरे देखिए, ये शब्द है कीट विज्ञानी। ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने कीड़ों के अध्ययन में विशिष्टता प्राप्त की है। और ऐसा व्यक्ति हमारे लिए बहुत मददगार होगा। साहब, क्या वो कीटों को भगा देगा? अरे तो फिर साहिब उसे जल्दी से लाओ ना। हमारे परिवारों को नष्ट होने का इंतजार मत करो साहब। हाँ। अरे मैंने राज्य सरकार से पहले ही कम से कम एक अनुभवी कीट विज्ञानी को भेजने को कहा है। कल रात मुझे एक संदेश मिला कि कुछ दिनों में डॉक्टर ध्रुव सक्सेना के आने की संभावना है। अब तब तक तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उनकी भूमिका को गलत मत समझो। सभी कीटों को दूर करने के लिए उनके पास कोई जादुई हथियार नहीं है। तो फिर साहब, आप ऐसे बेकार आदमी को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? हमें मैदान में छिड़कने के लिए और कीटनाशकों की जरूरत है। अरे आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने सभी जरूरी कीटनाशक डाल दिए हैं और आप सबको बांट भी दिए हैं। लेकिन इस बार कीट मर नहीं रहे हैं और ना ही भाग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अब ये पूरी तरह से एक अलग समस्या है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमें एक कीट विज्ञानी की सलाह लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपके ये कीट विज्ञानी कब आ रहे हैं? आइए, हम तब तक प्रतीक्षा करें। हाँ भैया, यही बैठ जाते हैं फिर। अरे एक मिनट, कोई मैसेज आया है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। सुनो भाइयों, अच्छी खबर है। वो कल शाम को यहाँ आएंगे। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो एक काम करते हैं, कल शाम को एक बैठक रख लेते हैं। हम सब कल शाम को आ जाएंगे। हमें अपने खेतों पर इस गहन हमले के पीछे के रहस्य को जानना है साहब। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब हमें चलना चाहिए। अब हम सभी आ जाएंगे। क्या बात है जी? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ, चिंतित तो हूँ मैं। आपके चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती है। क्या हुआ? दफ्तर में कोई समस्या है क्या? अरे अपर्णा, वो गांव के लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या? अब उन्हें ऐसा करने का अधिकार है।
अब इस मौसम में कीटों का हमला इतना गंभीर है कि उनके खिलाफ कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हमने पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुना रासायनिक स्प्रे किया है, लेकिन हमले में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। तो क्या उन लोगों ने आपके साथ कोई बदतमीजी की? ये किसने कहा तुमसे? वो अपनी श्यामा है ना, उसने। श्यामा भी ना, वो नौकरानी। मैंने उसे किराने की दुकान से कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। वो आपके दफ्तर के पास से गुजर रही थी तो उसने कुछ सुना वहाँ पर। उसने मुझे घर आकर बताया कि कुछ औरतें और पुरुष आपके कमरे के सामने चिल्ला रहे थे। मैं तो तब से ही बहुत चिंतित थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कॉल करूं या फिर। वैसे अपर्णा वो कह तो सही रही थी। आज पता नहीं हालात ही कुछ अलग थे, सब एकदम गुस्से में थे। अगर मैं एक पल के लिए भी अपना आपा खो देता तो कुछ भी हो सकता था। हे भगवान, अब बताएंगे भी कि हुआ क्या? अरे मैंने उन्हें बताया कि कीट की समस्या का हल ढूंढने के लिए मैंने एक कीट विज्ञानी को बुलाया है। पहले तो उनको कीट विज्ञानी समझ में नहीं आ रहा था, वो समझाया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उससे होने वाले फ़ायदे समझा पाया। तब जाकर वो लोग विशेषज्ञ से बात करने के लिए कल शाम आने को तैयार हुए हैं। पापा, इस साल कीटों का हमला इतना गंभीर क्यों है? बेटा बंटी, मैं इस मामले का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़ते तापमान के साथ इसका कुछ तो संबंध है। आपका मतलब ग्लोबल वार्मिंग से है ना? मुझे पता है। हमारी कक्षा के शिक्षक ने हमें दुनिया भर में बढ़ते तापमान के बारे में बताया है। उन्होंने हमें बताया कि ये सब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। पापा, क्या ये गांव बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है? बंटी, बेवकूफ मत बनो। अरे अपर्णा, क्या कर रही हो तुम? बस उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे तो आराम से समझाओ ना। अच्छा ठीक है। देखो बंटी बेटा, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ कोई बड़ा औद्योगिक कारखाना तो है नहीं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ घरों में जलने वाला कोयला या फिर केरोसिन है। तो फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? अपर्णा, बंटी को सवाल पूछने दो। विज्ञान सीखने का ये एकमात्र तरीका है। बेटा बंटी, आपकी माँ सही कह रही हैं। इस गांव में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन स्तर कम है, लेकिन यहाँ औसत तापमान में वृद्धि के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम यहाँ अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं दूर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो उसका असर हमारे गांव पर होगा? बिल्कुल सही बंटी, ऐसी गैसों का यही चरित्र होता है। ये पूरी दुनिया में फैल सकती हैं और गर्मी भी पैदा कर सकती हैं। वैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। आपने अपने स्कूल में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई पापा। अब तुम बेटा अपना सवाल पूछो, मैं बताता हूँ तुमको। मैं हमेशा से आपसे ये पूछना चाहता था कि आपको क्यों लगता है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है? इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? क्या वो लोग बढ़ते तापमान के बारे में सही जानकारी दे पाते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम। हमें सभी एकत्रित आंकड़ों और उनके विश्लेषण पर विश्वास करना चाहिए। इसके बिना हम पर्यावरण की असली तस्वीर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुझे याद है कि आपने मुझे किसी पहाड़ के बारे में बताया था जहाँ वर्षों से लगातार तापमान दर्ज किया गया है। कौन सी जगह थी वो? मेरे दिमाग से निकल ही गई वो जगह। याददाश्त तो तुम्हारी लगभग ठीक ही है। हाँ, पर वैसे तुम सही कह रही हो। ऐसे स्थानों में से एक जहाँ इस तरह का रिकॉर्ड रखा जा रहा है वो एक ज्वालामुखी है, जिसे हवाई द्वीप में मौना लोआ कहा जाता है। याद आया? हाँ, असल में वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बदलती मात्रा को माप रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड निगरानी के लिए मौना लोआ सबसे पुराना स्टेशन है। लेकिन पापा, उन्होंने इसी जगह को क्यों चुना? बेटा क्योंकि ये रिहायशी इलाकों से बहुत दूर है और इसकी ऊंचाई से भी फ़ायदा होता है। और बंटी, जिस माप की मैं बात कर रहा था वो तो 1958 से लिया जा रहा है।
और डेटा से पता चलता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड साल दर साल लगातार बढ़ रही है। ओह, हर किसी ने इस डेटा को स्वीकार कर लिया, कोई भी ऐसा मत नहीं है। ये सवाल अच्छा है बंटी। देखो, मौना लोआ दुनिया में एकमात्र कार्बन डाइऑक्साइड मापने वाला स्टेशन नहीं है। अन्य स्टेशन भी समान परिणाम दे रहे हैं और ये सबूत है कि मौना लोआ वेधशाला सही रास्ते पर है। पापा, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया है कि वे तापमान बढ़ने के रिकॉर्ड रख कैसे लेते हैं। मैं समझता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड तापमान बढ़ने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन रीडिंग कौन ले रहा है? हाँ बेटा, रीडिंग दुनिया की अलग अलग जगहों पर ली जा रही है। ओह, मौसम विभाग कई वर्षों से भूमि की सतह के तापमान के साथ ही महासागर की सतह के तापमान भी ले रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में हेडली सेंटर है। ये पूर्वी एंग्लिया के क्लाइमेटिक रिसर्च यूनिट विश्वविद्यालय के साथ सहयोग कर रहा है और उनके द्वारा जारी किया गया डेटा काफ़ी भरोसेमंद है। बस इतना ही? हरगिज़ नहीं। आप वैश्विक तापमान को केवल एक डेटा सेट के साथ कैसे मैप कर सकते हैं? अमेरिका में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए नासा का गोडार्ड इंस्टीट्यूट है, जो एक और डेटा सेट प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन के साथ साझेदारी कर रहा है। सब पश्चिमी देशों में ही हो रहा है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है कि एशिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एशिया से भी इनपुट है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी एक और डेटा सेट का उत्पादन करती है। अच्छा पापा, हमारे शिक्षक उपग्रहों के बारे में कुछ कह रहे थे। क्या ये उपग्रह भी तापमान को मापते हैं? हाँ, बिल्कुल मापते हैं। आजकल उपग्रह वैश्विक तापमान का आकलन करने में भी मदद कर रहे हैं। ओह, लेकिन ये तो सभी वर्तमान रिकॉर्ड हैं। यदि आप तुलना ही करना चाहते हैं तो आपके पास सैकड़ों साल पहले का रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। क्या ये वास्तव में संभव है? अपर्णा, इंग्लैंड के मिडलैंड्स क्षेत्र में 1659 से तापमान का ट्रैक रिकॉर्ड रखा गया है। हैं? 1659 से? हाँ, ये निश्चित रूप से आश्चर्यजनक तो है। और ये भी बता दूं कि ये मूल रूप से 1953 में प्रकाशित हुआ था। अच्छा, अरे वाह बंटी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पतिदेव इतने बड़े जानकार हैं। अरे आपको अभी क्या बात क्या है? नहीं पता है? हाँ? अपर्णा जी, आजकल हर कोई इंटरनेट का उपयोग करता है। जी। अपनी परेशानी और चिंता की वजह से मैं बस इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। और ये सच है कि इन तथ्यों को जानने से मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद नहीं मिलेगी। और अगर मैं इन तथ्यों को जानता हूँ तो कम से कम बुद्धिमानी से योजना तो बना सकता हूँ। हाँ, तो पापा आप ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे में कुछ बता रहे थे ना? बस 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 बंटी, अरे- आज के लिए बस इतना ही। अब अच्छे बच्चों की तरह से उठो यहाँ से और फौरन अपने कमरे में लेकिन माँ, प्लीज बंटी। अब बंटी ठीक है बेटा, मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब एक काम करते हैं, हम कल इस बारे में आगे बात करेंगे। और वैसे भी कीट विज्ञानी कल आ रहे हैं और हो सकता है कि वो हमारे साथ ही रुकें। उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी है। तो अब इस समय तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारी माँ कहती है। चलो ठीक है। ओके? ओके पापा, बाय। गुड नाइट। गुड बाय नाइट माँ। बेटा, गुड नाइट। मेरी घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। सारे किसान कहाँ हैं? कब तक आएंगे? मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, वो अभी तक आए नहीं हैं। मुझे जाना भी है। नहीं, उनको जल्दी तो थी, आने वाले होंगे बस। और ये लीजिए आ गए। नमस्ते साहब। नमस्ते। देखिए, इनमें से हर एक को आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जी जी। लेकिन सभी सवाल कीट हमले से संबंधित होंगे। हाँ जी। अरे यहाँ पे कुर्सियाँ लाओ भाई, कुछ थोड़ी सी इन लोगों में बैठने। अरे रखिए। नमस्कार साहब, हम सब आ गए हैं। जी नमस्कार। प्रोफेसर अरुल जोसेफ यहाँ पे हैं। और मैंने कल आपको बताया कि ये कीट विज्ञानी हैं। इन्होंने अपने शोध के संबंध में कई देशों का दौरा भी किया है। मुझे लगता है कि वो आपको इस असाधारण कीट हमले के बारे में जानकारी देने में सक्षम होंगे। साहब, हम सभी बर्बाद हो रहे हैं। कीट हमारे जीवन को तबाह कर रहे हैं। हमें कोनो लायक नहीं छोड़ रहे हैं साहब। हुजूर, मिजनूर को देखिए। हुजूर, ए मिजनूर, आगे आओ। हाँ हुजूर,
अगले महीने ये अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है। अगर फसल नष्ट हो जाती है ना तो कर्ज में डूब जाएगा हुजूर। साहब, अगर ये हमला जारी रहता है तो मुझे आत्महत्या करनी होगी। अरे ना ना क्या ना, कह रहे हैं? ए भैया, इतने दुखी ना हो। हमें निश्चित रूप से इस संकट से निपटने का कोनो रास्ता जरूर मिल जाएगा। दुखी मत हो, चुप हो जाओ। हुजूर, कृपा करके हमारी मदद कीजिए हुजूर। हम गरीब किसान हैं। हमारे बीच केवल एक जोड़े ने हाई स्कूल शिक्षा पूरी की है। हम उन शब्दों को समझ नहीं पाते हैं जो पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ अपने परिवारों को बचाना चाहते हैं हुजूर। मैं आपके हालात समझता हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप इस संकट में अकेले नहीं हैं। बढ़ते तापमान के साथ कीटों का हमला पूरी दुनिया भर में बढ़ रहा है। किसान बता रहे थे कि उन्होंने इस इलाके में इससे पहले कभी भी ऐसा कीट हमला नहीं देखा है। मानव स्मृति कम होती है। मैं उनकी स्मृति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोकप्रिय वक्तव्य हमेशा वास्तविक तस्वीर नहीं देते हैं। इस गांव में इस पैमाने पर कीट के हमले हुए हैं या नहीं हुए हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन ये सच है कि किसी ने भी उचित रिकॉर्ड रखने की परवाह नहीं की है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है जोसेफ सर जी। अब बहुत से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कीटों के हमले में ये वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? देखिए रविंद्रन जी, अगर आप वैज्ञानिक तरीकों को ध्यान में रखना चाहते हैं तो आपको सभी संभावित कारकों को बराबर महत्व देना होगा। सभी डेटा का विधिवत विश्लेषण करने के बाद आप एक या दो कारकों पर विचार कर सकते हैं जो मुख्य रूप से घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं। जी। लेकिन हाँ, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है और आप उस कारक को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हुजूर, मेरे चचेरे भाई के खेत कीटों से प्रभावित नहीं हैं। यहाँ से बस से सिर्फ 4 घंटे का रास्ता है हुजूर। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि किसी राज्य या क्षेत्र में सभी खेत कीटों के हमले के कारण पीड़ित हों। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन तापमान निश्चित रूप से उनमें से एक है। तो साहेब, तापमान बढ़ने पर कीटों का हमला काहे बढ़ता है? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि कीटों की पाचन शक्ति की दर तापमान के साथ बढ़ जाती है। मेरा मतलब है कि वो अधिक खाते हैं, तेजी से पचाते हैं, असामान्य रूप से तेज दर से बढ़ते हैं और ये हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। ऐसा क्यों है हुजूर? अब देखो, पाचन शक्ति की उच्च दर का मतलब है कि कीटों को अधिक भूख लगती है। वो हमारी फसल अधिक खाते हैं। जब वो अधिक खाते हैं तो वो अधिक संतान को जन्म देते हैं। इस प्रकार आप हर सुबह अधिक कीट पाते हैं। अब वैसे आप यहाँ कौन सी फसलें उगा रहे हैं? यहाँ हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं है हुजूर। अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं उगाया जाता है और कुछ किसान धान भी उगाते हैं। गेहूं और धान। हाँ सर। अब देखिए, एक अध्ययन के अनुसार गेहूं, चावल और मक्का 3 फसलों को कीट सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन आपके लिए एक उम्मीद है। अगर तापमान में औसत वृद्धि 3 डिग्री से अधिक है तो कीड़ों की पाचन शक्ति पीड़ित होती है। अब जैसा कि मैंने देखा है, यहां तापमान अब बढ़ रहा है, तो बस कुछ और दिनों के लिए प्रतीक्षा करें। मुझे लगता है कि कीट जनसंख्या अचानक नीचे आ जाएगी। अच्छा। वे आपके क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़कर जा भी सकते हैं। तो लेकिन साहब, तब तक हम क्या करें? क्या तब तक और कीटनाशक डालते रहें? अरे नहीं 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 नहीं, कीटनाशकों पर निर्भरता ठीक नहीं है। कुछ जैविक नियंत्रण विधियों को भी आजमाएं। मैंने रविंद्रन जी को उन नियंत्रण विधियों को लागू करने के बारे में सलाह दी है। वो आपको विस्तार में समझा देंगे। हाँ, जी जी जी, बताया, मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी। साहेब, आखिर ये तापमान इतना कैसे बढ़ गया कि हमारे बच्चों की जान पे बनाई? मेरे ससुर कहते हैं साहब कि उन्होंने अपने जीवन में 1 वर्ष में इतने गर्म दिन कभी नहीं देखे। ये सब कैसे हो गया साहब? ये सब हमारे लालच की वजह से हुआ है। क्या लालच? मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। साहेब, मेरे दादाजी अभी भी जीवित हैं। उनकी उम्र पूरे 105 वर्ष है। वो बताते हैं कि पहले की फसलें जब तापमान कम होता था,
आज की फसलों की तुलना में काफी बेहतर हुआ करती थी। रविंद्रन जी, ये आपके लिए एक और प्रॉक्सी डेटा है। फसल भी हमारे पिछले तापमान के बारे में मूल्यवान डेटा दे सकते हैं। हाँ, तो आपके कहने का मतलब है कि किसी ने प्राचीन इतिहास के दिनों से गेहूं या चावल के अनाज को संरक्षित किया था? ऐसा ज़रूरी नहीं है। दरअसल जहाज़ों और किसानों को ध्यान में रखने से मौसम और जलवायु स्थितियों के अवलोकनों के रिकॉर्ड पाए जा सकते हैं। आप यात्रियों की डायरी पर भी निर्भर कर सकते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इन अभिलेखों का एक बहुत ही सरल तरीके से उपयोग किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने पेरिस में अप्रैल और सितंबर के बीच गर्मियों के तापमान का पुनर्निर्माण करने के लिए ऐतिहासिक अंगूर की फसल की तारीखों का उपयोग किया है। ओह, प्रोफेसर, वैसे आप किस अवधि का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, मैं 1370 से 1879 तक की अवधि के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ये तो बहुत लंबा समय है। अब है तो सही, लेकिन आइए हम उस संकट को बदल दें जिसका हमारे किसान मित्रों को सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। देखो, मुझे कुछ और गांवों का दौरा करना है जो कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे आज रात को ही निकलना होगा। अरे, आज रात ही निकल जाएंगे? मुझे लगा था कि आप कुछ दिन हमारे साथ रुकेंगे। मुझे ऐसा करने में बेहद खुशी होती, लेकिन मुझे सरकारी निर्देश है कि मैं 1 सप्ताह के अंदर सारे गांवों का दौरा करूं। हमें उनके डर को दूर करने के लिए उनमें से प्रत्येक से बात करने की ज़रूरत है। मेरा बेटा भी आपसे मिलना चाह रहा था और आपसे सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता था। अरे, ये तो बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं भी रुकना चाह रहा था। मुझे आपके बेटे के सवालों का जवाब देने में खुशी होती। जी। अब उससे कहिएगा कि मैं कुछ समय में फिर आऊँगा और उसके साथ ढेर सारी बातें करूँगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप आते रहेंगे तो हमारा तो भला होगा ही, गांव वालों का भी भला होगा। बिल्कुल। तो गांव वालों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और प्रोफेसर जोसेफ ने जो भी हमें बताया है वो सब आप याद रखिएगा। जी। और उन्होंने जो हमें बताया है वो भी हम आपको बता देंगे। बस इतना याद रखिए कि घबराना नहीं है। ना। जो भी उपाय बताए जाएं वो सारे उपाय करने हैं। जी। देखिए, ऐसा जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद। चलता हूँ, निकलता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छी बात है। वाह, बहुत अच्छी बात है। तपती धरती, तपता अंबर, उमल रहा है सात समंदर। तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है। नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 15वीं कड़ी सुन रहे थे। बढ़ते तापमान का इतिहास। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर मानस प्रतिम दास का था। हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, विजय नाग्याल, किशोर सहजानी, सविता शर्मा, संजय वर्मा और कुहिका खन्ना। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मौना लोआ क्या है? और दूसरा प्रश्न है, तापमान के बढ़ने पर कीटों का हमला क्यों बढ़ने लगता है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309।
आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।